पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने शरीर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी बनावट के बारे में सारी चीज़ हमको जानकारी होनी चाहिए, ताकि किस चीज़ को रोग माना जाए और किसको निरोग नहीं समझा जाए। अगर हम निरोग हैं तो इसका मतलब स्वस्थ भी है। निरोग होना या स्वस्थ होना दोनों एक दूसरे का समानार्थक शब्द है कि नहीं? तो अगर हमारा शरीर रोग मुक्त है ना, तो इसका मतलब हम स्वस्थ भी है, ये माना जा सकता है। इसी बात को देखते हुए हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें डिफरेंट तरह के जो बैक्टीरिया थे, जीवाणु थे, विषाणु थे, फंगस थे, इन सबसे तरह तरह की जो बीमारियां साधारणतः हमारे सोसाइटी में, हमारे बीच, हम लोगों के बीच मुख्य रूप से आती रहती है, उनके बारे में चर्चा किया था। और उसका रिमूवल, उसका निकारण, उसका इलाज कैसे होगा, इसके बारे में बात किया था। इसके बारे में जानकारी कम से कम होनी चाहिए। एक आध टॉपिक और भी लिखे थे उसमें, जिसको डिस्कस नहीं किया था, उसको हम कर लेंगे सिर्फ अभी। और उसके बाद हम चलेंगे इसके आगे, यानी बी सेक्शन में, गेम्स स्पोर्ट्स में, ठीक है। और सी सेक्शन में योगा का जो प्रैक्टिस है रिलेटेड टू डेट, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, हम बात करें मासिक चक्र से रिलेटेड है, जिसमें बताया जाता है कि जितनी भी स्त्रियां हैं उनका एक ऐसा स्टेज जिसको यौवनारंभ बोला जाता है, या ठीक है, हिंदी वर्ड है यौवनारंभ, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है कि लेडीज के अंदर बहुत कुछ, यानी ये टीन एज के बाद वाला स्टेज है, या टीन एज वाला स्टेज भी कह सकते हैं। तो करीब टीन एज का जो स्टेज आता है, उस स्टेज में लड़कियां भी जब थोड़ा सा मैच्योरिटी के स्टेज में आ जाती हैं, दैट आफ्टर क्या होता है कि मासिक चक्र की एक इंसिडेंट होती है जो उनमें डेवलप होती है। और वो क्या होता है कि अगर उसको पूर्ण रूप से अगर डिस्क्राइब करना हो तो वो नहीं, हम सिर्फ इसका परिभाषा बोल दे रहे हैं, आप समझ में आएगा ही कि क्या होता है कि यौनारंभ की स्थिति में या अवस्था में, ठीक है, क्या होता है कि हर माह, हर एक महीने, प्रत्येक महीने, ठीक है, जो भी लेडीज हैं, जो भी फीमेल हैं, उनमें, ठीक है, डिम्ब का उत्सर्जन होने लगता है। डिम्ब को इंग्लिश वर्ड एग से इंडिकेट करता है, EGG एग। एग माने ऐसे अंडा होता है, ऐसे इसको डिम्ब बोला जाता है, बायोलॉजिकल टर्म है जो लेडीज के लिए हम यूज करते हैं। अंड भी बोला जा सकता है, इसको बोला जाता है ये। तो स्त्री शरीर में क्या होता है, ये हर माह एक प्रक्रिया होती ही है, और इसी चीज को मासिक चक्र कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, एक तरह से शरीर की गंदगी होती है, ठीक है, ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है। साइंटिफिक वर्ड के लिए हम गंदगी नहीं यूज करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि अगर उस चीज को शरीर के अंदर से बाहर जाना ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है बॉडी के अंदर तरह तरह का पेन आएगा, या कई एक बार उस समय में क्या हो सकता है किसी तरह का इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। मासिक चक्र के दौरान क्या होता है कि ओवेरी जो होता है उसमें डिम्ब उत्पादित होता है, और वो विकसित होकर के अंडवाहिनी नलिका बनती है, और इसके माध्यम से गर्भाशय में गर्भ ठहरता है किसी भी लेडीज के अंदर, ठीक है। तो इसको हम, आपको इतना समझ में आ ही रहा होगा, ये गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करने का काम करता है। अगर इसी ड्यूरेशन में, इसी दरमियान, ठीक है, स्पर्म अगर किसी मेल से उसमें जाता है, ठहरता है, दैट आफ्टर क्या होता है कि वहां पर ये गर्भाशय में एक अलग परत जैसी निर्माण होता है, परत तैयार होती है उसके अंदर। अगर ये उस स्टेज में ऐसा नहीं होता है, देन क्या होता है, तैयार नहीं होकर के परत, बल्कि वो बाहर निकल जाता है, जिसको अंडोत्सर्ग कहते हैं, या ओवुलेशन भी कहते हैं, ठीक है, ओवुलेशन भी कहा जाता है। इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक है। ये क्या होता है, जनरली 28 दिनों का होता है। जनरली मासिक चक्र की जो अवधि है मानी जाती है 28 डेज की, लगभग 28 दिन की मानी जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि 28 का मतलब 28 ही होगा, आगे पीछे भी होता है। कई बार क्या होता है 21 डेज में ये किसी लेडीज में आ जाएगा, कई बार लेट भी होगा तो 35 डेज तक के अंदर ये डेवलप कर जाता है। तो इस तरह का इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और कभी कभी जैसे ये हमने कहा 21 से 35 डेज, और एक बीच का टाइम रखा गया 28। तो आप अगर 28 से 21 को देखते हैं तो 1 वीक माइनस हो रहा है। इसी तरीके से 28 में +7 जोड़ते हैं तो 1 वीक ऐड हो रहा है। मतलब 28 दिन है +- 1 वीक है। मोटा मोटी इसको समझने का इतना ही होगा कि 28 डेज +- 1 वीक, ठीक है, जिसमें क्या होता है मासिक चक्र की घटना घटित होती है। +- 1 वीक है, प्लस हो भी सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कुछ कम दिन में भी, कुछ ज्यादा दिन में भी। इन जनरल 28 डेज होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी इसके बारे में इतना हमको जानना था। अब हम इसको छोड़ के अगला टॉपिक में चलेंगे, ठीक है। इसके बारे में आप लोग क्वालिटी अवेयरनेस होगा, जानकारी होगी।
अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सेकंड टॉपिक में जा रहे हैं, यूनिट 3 के अंदर ही। इसमें हम बात करेंगे योगा से रिलेटेड। ठीक है, योगा से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, योगा क्या है, योग क्या होता है। ठीक है, तो योगा को समझने के लिए हम ये समझ लें पहले कि योगा होता क्या है, योग होता क्या है पहले। ठीक है, योग क्या है, योग के बारे में आप में से कोई बोलना चाहेंगे पहले तो बताइए, पहले एक दो लाइन कुछ भी, कोई भी आदमी बोलिए, फिर हम आगे बोलते हैं। हाँ, योग के बारे में। मन शरीर आत्मा सबको जोड़ते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से सबको। इसका मतलब लक्ष्य क्या है, ऐसा क्यों करता है ये, इसके करने से क्या फायदा है, कुछ फायदा है इसका या नुकसान है या ऐसे ही बस फायदा है, कैसे फायदा है? कैसे कैसे फायदा है? कई लोगों में कुछ गलत धारणा भी है योग के बारे में, पता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथ, लोग बोलते हैं। मतलब मिथ होता है ऐसी चीजें जिसको लोगों ने मान लिया है। हम एक दो बार बताए होंगे। वैसे तुम लोग फर्स्ट ईयर में कोर्स 6 पढ़ी होगी, एक साल पहले वाला कोर्स फर्स्ट ईयर, स्कूल जेंडर सोसाइटी, उसमें बहुत सारे मिथ के बारे में बताया गया है। तो मिथ क्या होता है कि कोई आदमी बोल गया है ऐसे ही बिना सोचे समझे, और तुमको लगा कि शायद वो चीज सही होगी, तुम उसको सच मान लिए, तुम अपने सर्किल में उसको सर्कुलेट कर दिए। अब ये ज्ञान क्या होता है, बढ़ता चला गया, काफी लोग इससे इस चीज को सच मानने लग गए, और बहुत सारी ऐसी मिथ है जो हमारे सोसाइटी में चलने लगी है। अगर तुम उसका सही 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 रूप बताना चाहो किसी को तो लोग नहीं मानेंगे, उस गलत रूप को सबको मान बैठता है, तो वो मिथ कहलाती है, यानी गलत धारणा होती है। तो क्या योग के बारे में भी कुछ गलत धारणा है? योग के बारे में कुछ लोग कहते हैं योगासन है, योगासन क्रियाओं तक सीमित है ना। और जब भी योग का नाम लिया जाता है तो कुछ लोग क्या कहते हैं, इसका अर्थ बहुत आसान शब्दों में अलग तरीके से करने लगते हैं। जैसे अब जैसे पतंजलि का नाम है, पतंजलि का नाम सुना है, पतंजलि अगर हम अभी बोलेंगे तो कोई क्या बोलेगा, पतंजलि का मतलब बाबा रामदेव, है ना। क्या पतंजलि रामदेव से रिलेटेड है? रामदेव ने ही पतंजलि का निर्माण किया है, पतंजलि शब्द का निर्माण किया है, बताओ। पतंजलि क्या है, अष्टांग योग के द्वारा संकेत दिया गया है, ये मानते हैं लोग। और इसमें 8 अंगों में से एक अंग के बारे में, सबके बारे में साध्य या साधना जिसको कह सकते हैं हम, या साध्य सोपान कह सकते हैं, इस तरीके से उसको बताया जाता है। तो यह शरीर को साधने के लिए है, मानते हैं कुछ लोग ऐसा, जबकि ये मिथ है, ये सच्चाई नहीं है। शरीर को साधने के लिए है, शरीर को साध कर मन पर नियंत्रण करना, उसके बाद आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। ठीक है, यानी आत्मा को शांति पहुंचा देना, परमात्मा से एकीकरण करने की बात योग में कही जाती है। योग को मात्र योग आसनों के रूप में समझना, ये ठीक है या गलत है, ये भ्रांति है, ये सही नहीं है, ये मिथ है। ठीक है, बहुत सारे लोग योग को बस मन की शांति मान के चल रहे हैं। योग का बहुत अलग अलग तरह से हम योग को समझ सकते हैं, उसका महत्व अलग है, योग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं। इसलिए हम पूछा कि योग को क्या समझा जाए, योग को मात्र एक संयोग मान लें, या मान लें कि योग बस कोई जरूरी चीज नहीं है, या जो मिथ्य है मार्केट में चल रहा है, लोगों के बीच चल रहा है, उसको ही सच मान लिया जाए, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, योग का एक अलग महत्व है ना, है कि नहीं। तो योग क्या है, योग को सीधे अगर हम बताना चाहें तो योग है क्या, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं योग के बारे में समझेंगे। तो हम कहेंगे योग के माध्यम से, आवाज जा रही है ना, योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। नंबर 1, आसान शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में किसी को समझाना हो तो कह सकते हैं कि योग का प्रॉपर गाइडलाइन अगर कोई फॉलो अप करता है पूरी तरीके से, तो शायद वो दवाओं से दूर रहेगा, है ना। शायद वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर चीज का इलाज योग में नहीं होगा, हर चीज योग से ही निपट जाएगी ऐसा भी नहीं है, लेकिन योग से बहुत कुछ आपका हो जाएगा, बहुत सारा काम आपका हो जाएगा।
योग क्या है? तो योग के माध्यम से आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। एक चीज, स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा स्कूलों में विद्यालयों में योग शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने का संदेश किया गया है, दिया गया है, सिलेबस में जोड़ा गया है ना, ताकि बच्चों को अगर योग शिक्षा के बारे में बताया जाए बचपने से और उसका महत्व वो बचपन से समझे तो वो उसको प्रैक्टिकली लाइफ में एंगेज करेगा। लेकिन जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उन सबसे एक सवाल, बहुत ईमानदारी से बताना, कोई झूठ नहीं बोलना। सबको पता होगा कि भाई सवेरे उठना अच्छी बात है, पता है या नहीं पता है? सवेरे उठना चाहिए ना, सबको पता है। सवेरे सोना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन बताओ, अगर सवेरे उठ जाते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो योग करते हैं, जाकर के उठने के बाद एक्सरसाइज करते हैं डेली अपने घर पर बिना रूटीन के, करते ही करते हैं? ऐसा नहीं है। करता है कोई? बहुत कम करने वाले लोग। मतलब सच क्या है वो अपनी जगह है, हम प्रैक्टिकली कितना उसको फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब महत्व होगा, योग का महत्व लोगों के मानसिक रूप में इस तरीके से चला जाए कि वो उसको शारीरिक रूप से करने लगे, अगर ऐसा होगा तो ये अच्छी चीज है। लेकिन लोग योग को तब कर रहा है आज की डेट में जब उसको कोई परेशानी होती है, जब उसको कोई बीमारी हो जाती है। मतलब योग को वो एक तरह दवा की तरह से इस्तेमाल कर रहा है। योग डेली लाइफ का हिस्सा नहीं है ना। और यही चीज गलत है। योग को समझना चाहिए कि योग सभी के लिए जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से जैसे बाबा रामदेव योग कर रहे हैं वैसे योग करने लगेगा हर आदमी, ये तो संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है। लेकिन संभवतः आप जो कर सकते हैं, आप वो योग कीजिए। खेल भी एक योग है, योग का एक रूप है, कह सकते हैं। खेल कूद भी योग का ही एक रूप है। तो बच्चों को योग करना सिखाया जा सके, इसके लिए सिलेबस में जोड़ा गया ताकि बालक का जो शरीर है, जो उसका मानसिक विकास है, ये सब उचित रूप में होता रहे, उचित विकास करता रहे, ठीक है। समय समय पर उसमें कुछ अगर बदलाव की जरूरत पड़ती है तो योग के वैसे जो अलग अलग तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके वो अपने आप को और ज्यादा परिपक्व कर सकता है। जिस तरीके की उसके शरीर में शारीरिक बनावट में कुछ कमी है उसको रिमूव करना चाहता है अगर, तो उसके अनुसरण में वो एक नए तरह का योग का कोई तरीका, कोई क्रिया, कोई प्रक्रिया उसको इस्तेमाल कर सकता है। भले वो डॉक्टर बता दे उसको, या बाबा रामदेव से जान ले, या किसी और बाबा से जान ले, या खुद अपने आप कर ले, या किताबों को पढ़ के कर ले, डजेंट मैटर एट ऑल। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किससे ले रहा है, बट उसको जानना चाहिए कि उसके शारीरिक बनावट, शरीर की बनावट किस तरीके की है और उसको किस तरह का योग करना चाहिए, उसको किस तरह की कमी है उसके शरीर में, उस तरह की कमी के लिए उसको क्या करना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं बहुत तरह के खेल, क्रिकेट भी एक खेल है, कोई ऐसा भी है जिसको नहीं पता क्रिकेट खेल है, सबको पता होगा। कबड्डी भी खेल है, सबको पता होगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत तरह के और भी हम खेल खेलते हैं, हॉकी, टेनिस, सब खेल है। लेकिन सब खेल में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज छिपा हुआ है। अगर कोई टेनिस खेल रहा है उसमें आंख की एक्सरसाइज हो जा रही है, हाथों की एक्सरसाइज हो जा रही है, पाँव की एक्सरसाइज हो जा रही है। सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? आंखों की हो रही है। वो ऊपर उड़ती हुई कॉर्क को देख रहा है, उसके हिसाब से अपना देख रहा है कॉर्क को, और पाँव का बैलेंस बना करके उसके आगे पीछे अपने आप को मेंटेन कर रहा है। इट्स ए टाइप ऑफ द एक्सरसाइज। क्रिकेट में क्या है? बॉल पे वो इंडिकेट कर रहा है, बॉल को देख रहा है, और बॉल को देख करके वो अपना एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहा है। वो बॉल को हिट करने के लिए बैट यूज कर रहा है, बट इट इज ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो हो रहा है वो। तो इसी तरीके से डेली लाइफ में छोटे मोटे बच्चे भी छुआ छुआल खेलते हैं, दौड़ बड़ा खेलते हैं, बहुत तरह के खेल खेलते हैं, उसमें भी एक्सरसाइज छिपा हुआ है। तो वो सब योग का एक रूप है। सीधा योग नहीं बोलेंगे, बट इट्स ए टाइप ऑफ योग, है ना, कहा जा सकता है योग का एक रूप है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और वो उनके लिए फायदेमंद है ना। तो इसीलिए क्या है कि योग वह साधन है जिसके द्वारा मन पर नियंत्रण तो पाया ही जा सकता है, जिससे स्वयं को पूरी तरह पहचाना जा सकता है। योग जीवन को इतना नियंत्रित और इतना संतुष्ट तो जरूर कर देगा कि उससे आप अंतिम समय तक मनुष्य को किसी तरह का अफसोस नहीं रहेगा, अगर वो रियली प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करता है। जो सच्चाई है वो इससे बहुत अलग है। हम खुद बोल रहे हैं तुम लोगों को, लेकिन हम खुद योग का कोई हिस्सा कुछ भी पालन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एंड इट इज रियलिटी।
फॉर एवरीवन, ये सबके लिए सच्चाई है। आप में से कोई भी आदमी रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर डेली हिसाब से कोई योग करता ही हो, हमको नहीं लगता ऐसा होगा, या करता है बहुत कम लोग करते होंगे, है ना। इसीलिए योग का महत्व हम बस शायद किताबों तक देख रहे हैं, नंबर उठाने के लिए पढ़ ले रहे हैं, इतना ही है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमको दिख नहीं रहा है ना। लेकिन अगर हम खेल को अरस्तु के हिसाब से देखें, अरस्तु का नाम सुना है, अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ने कहा था खेल के बारे में कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये बहुत पुराना कोटेशन है। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि ए साउंड बॉडी हैव अ साउंड माइंड। एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये सुना होगा सबने। ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। खेल से जीवन खुशहाल बनता है। आज के समय में खेल विश्व की संस्कृति बन गई है। यूनान में खेल संस्कृति का सबसे अधिक विकास हुआ। यूनान में सबसे ज्यादा अगर खेल डेवलप हुआ है तो यूनान में हुआ है, ठीक है। भारत में या अन्य देशों में बहुत कम है। खेलों का गोल्डन एरिया या स्वर्ण युग अगर स्वर्ण युग माना जाए तो उसको हम यूनान से जोड़ के देख सकते हैं। खेल मानव व्यवहार के लिए मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, हर रूप से कहीं न कहीं तनाव मुक्त करने का एक साधन है। खेल से तनाव दूर होता है, मांसपेशियां स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। मांसपेशियों को जितना जहां पर मुड़ना चाहिए, जितना जहां पे खुलना चाहिए, जितना जहां पे लचीला होना चाहिए, जितनी सिकुड़न जहां पे होनी चाहिए, है कि नहीं, ये सब एक सही रूप में हो पाती है। इसीलिए हम कहें अगर खेल को ये मान ले कि खेल भी एक तरह से योग का साधन है, योग की एक प्रक्रिया है, योग का ही एक दूसरा रूप है, तो शायद गलत नहीं हो, ठीक है। जैसे देख लो, गोला फेंकना या लंबी कूद, या अगर मान के चलो पहले त्रिशूल होता था, भाला, है ना, शिव जी के पास भाला रहता है, देखा होगा। तो भाला फेंक करके कोई इस चीज का निशाना लगाना, या ऊंची कूद है, हाई जंप जिसको बोलते हैं, है ना। इन सब तरह का जो भी कुछ खेल है, और भी है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, क्रिकेट है, पता नहीं क्या क्या है, सब है। उन सब में किसी न किसी माध्यम से हम, जो भी बच्चा है, बच्ची है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य का डेवलपमेंट उससे जुड़ा हुआ है, उसका संबंध उससे जुड़ा हुआ है, उसका मनोरंजन भी उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसका मनोरंजन भी होता है। अगर मान के चलो कोई आदमी क्रिकेट ही खेल रहा है और उस क्रिकेट में ही उसको विनर घोषित किया जाए, मेडल जीतता है, कप जीतता है, तो क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा। अगर सचिन का नाम है तो किसकी वजह से है? पढ़ने की वजह से है। सचिन तो नॉन मैट्रिक है, सचिन तेंदुलकर नॉन मैट्रिक है ना, मैट्रिक पास नहीं है, मैट्रिक फेल है। तो सचिन का इतना नाम क्यों है? उससे ज्यादा पढ़े लिखे तो हम लोग हैं, तुम हो, हम सब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर भी सचिन को ज्यादा लोग जानते हैं, उसका ज्यादा नाम है, उसकी ज्यादा पहचान है, उसका ज्यादा इनकम ऑफ सोर्स है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर बन गया वो बहुत चीजों का। कहने का मतलब सचिन इतना आगे कैसे है? अगर मैट्रिक की वजह से होता तब तो नहीं है। सचिन की वाइफ एक डॉक्टर है, ठीक है। एक डॉक्टर आज की डेट में तुम्हारे मेरे सोसाइटी में अभी की बात कर रहे हैं, सचिन तो आज ही का आदमी है ना, या बहुत पहले का आदमी है, आज ही का है। तो अगर हम बात करें तो बताओ, हम में से कोई, तुम में से कोई आदमी MBBS करने के बाद किसी नॉन मैट्रिक से, यानी जो मैट्रिक फेल है, उससे शादी कर सकती है? अगर तुम्हें में से किसी से पूछा जाए कि अपने लिए अगर तुमको कहा जाए कि नॉन मैट्रिक है, मैट्रिक फेल बच्चा है, शादी कर लोगी? कोई नहीं करेगी। बट सचिन तेंदुलकर से जो उसकी वाइफ है, उसने शादी क्यों किया नॉन मैट्रिक से? बिकॉज उसका नाम क्रिकेट में है। तो किसी भी जगह बहुत आगे तक चले जाते हैं तो उसकी अलग चीज है, मतलब मन की भी संतुष्टि हो रही है, मनोरंजन भी हो रहा है, सेहत भी हो रहा है, सब चीज हो सकता है। सवाल यही होता है कि क्या आपने उस काम को सही ढंग से, उचित ढंग से किया है, नहीं किया है। इट्स द क्वेश्चन। अगर क्रिकेट खेला अच्छी तरीके से, जैसे सचिन ने खेला, बहुत नाम होगा। आपने एक टेनिस खेला सानिया मिर्जा की तरह से, बहुत नाम होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप एक उच्चतम स्थान तक जा सकते हैं, तो मनोरंजन का केंद्र भी है वो। अगर वहां तक नहीं भी गए तब भी मनोरंजन है, लेकिन स्कोप भी है, विजन भी है, मनोरंजन भी है, और स्वास्थ्य भी छिपा हुआ है। तो खेल को हम योग का एक रूप मान ही सकते हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, ठीक है। किसी भी बालक का, किसी भी बच्चे का जो शारीरिक स्वास्थ्य है, वो उसका मनोरंजन
उसका भविष्य भी जुड़ा हुआ है, कह सकते तो गलत नहीं है। निष्कर्ष यही कहा जा सकता है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए केवल शारीरिक ज्ञान ही काफी है ऐसा नहीं है, उसके अलावा खेल भी है, उसके अलावा योगा भी है। ये सारी चीजें उसके साथ साथ चलती हैं। और एक अच्छा शरीर अगर होगा तो मानसिक रूप से भी वो बच्चा बहुत अच्छा होगा, और अगर मानसिक रूप से अच्छा है तो वो उस मानसिकता का यूज कई जगह पे करेगा। अच्छा पढ़ने के लिए कर लेगा। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, तुम में से कोई भी, हमको लगता है सब अगर नहीं भी सुना होगा बल्कि सब सुना होगा, इसका नाम सुना होगा, क्या कहते हैं, वो बच्चा जो 5 इयर्स की एज में उसको गूगल बॉय कहा गया, किस बच्चे को? 5 इयर्स के कौटिल्य को, जी हाँ, कौटिल्य को गूगल बॉय कहा जाएगा 5 ही साल की एज में। लेकिन अब वो जब 10 साल का हुआ, अब तो मतलब कई साल पहले की बात है, जब 10 साल का हुआ तब उसको दोबारा टीवी पे शो पे लाया गया और तब उसका नाम बदल गया, उसका नाम हो गया स्पेस बॉय। चूंकि वो अंतरिक्ष की चीजें पढ़ने लगा, है ना, उसका इंटरेस्ट अपनी एक जगह पे बदल गया कि वो स्पेस की चीजों में रुचि रखता है, तो कोई इश्यू नहीं है, उसका पुराना ज्ञान भी उसके साथ है और एक नया स्पेसिफिक फील्ड चुन लिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो उसको स्पेस बॉय आज की डेट में कहा जा रहा है। उसके बारे में स्टडी करो तो देखो वो चैंपियन भी है अलग अलग खेल में, खेल में भी वो आगे है और पढ़ाई में कितना आगे है, पढ़ाई की वजह से उसका नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं गूगल बॉय, पढ़ाई की वजह से उसका नाम ले रहे हैं स्पेस बॉय। तो मतलब अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो खेल में भी अच्छा है, मतलब खेल में अच्छा है तो पढ़ाई में भी अच्छा है, मतलब शारीरिक रूप से भी अच्छा है वो और मेंटली भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का समावेश है। अगर हम खेल को खेल की तरह से लेते हैं और उसके द्वारा शरीर की बनावट पर ध्यान देते हैं, मस्तिष्क पे ध्यान देते हैं, हर चीज पे ध्यान देते हैं, तो अच्छी चीज है, बुरी नहीं है, ठीक है। अब एक सवाल है कि योग की आवश्यकता, अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि क्या योग की आवश्यकता है, योग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बताओगे इतनी सारी बातों को बोलने के बाद? करना चाहिए। अगर हम तुम सबसे मतलब किसी एक से नहीं बोल रहे, ना ये सवाल कामनी से है या राधा से या जूली से या शालिनी से, प्रतिभा से, अंशु से, जो भी है, बाकी भी जो लोग हैं सबसे ये सवाल है, ठीक है, पंकज हैं, जो भी हैं सब लोग। तो आप लोग ये बताइए, अगर हम कहें कोई 3 फायदा आपके हिसाब से बताइए योग की वजह से, तो क्या होगा बताइए? किताबी आंसर मत देना, अपने मन का आंसर दो, हम सवाल ही मन से ही किए हैं। नंबर 1, नंबर 2 मानसिक रूप से कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, ठीक है, अच्छी चीज है, ठीक है। अच्छा, योग के प्रकार की बात करते हैं, योग का प्रकार क्या है, कितने तरह का योग का प्रकार है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नंबर 1 है, योग के बारे में जब हम बात करेंगे तो मनुष्य के व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। मनुष्य के व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनालिटी, ठीक है ना। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोला जाता है। कहीं कोई इश्यू इसमें, किसी को कोई दिक्कत? पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का मतलब क्या है? आप पर्सन और प्लस आपकी क्वालिटी, पर्सन प्लस जोड़ क्वालिटी, पर्सन की क्वालिटी। अब पर्सन कोई भी आदमी है ना, तो एक आदमी और उसके अंदर की क्वालिटी, मतलब किसी भी आदमी के अंदर की क्वालिटी को जज करने के लिए जो भी साधन अपनाया जाएगा। अब जैसे देखो, हायर एजुकेशन में जाते हैं, है ना, यूपीएससी, सबको पता होगा क्या होता है यूपीएससी, पता है? बीपीएससी के बारे में सबको पता है। ये सब काफी हायर एजुकेशन में लोग एटलीस्ट ग्रेजुएट होने के बाद ही, काफी तैयारी करने के बाद, और सिर्फ तैयारी करने के बाद नहीं, तैयारी तो हर चीज के लिए करते हैं। पहले तो पीटी निकालना पड़ता है, उसके बाद मेंस निकालना पड़ता है, तो पीटी में भी काफी तरह के सवाल होते हैं, हर सब्जेक्ट से होते हैं, तब जाके तुम्हारे मेंस पे फोकस होता है जिसमें आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। और जब वहां भी निकल लेते हैं तब जा करके आपका पीटी और मेंस के बाद क्या होता है? इंटरव्यू होता है। मतलब आपको हर एस्पेक्ट से देखा जाता है, आपके सोचने की शक्ति, लिखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, कम शब्दों में बताने की शक्ति एमसीक्यू पीटी, ज्यादा अर्थों में बताने की, ज्यादा व्याख्या करने की शक्ति मेंस, उसके बाद अपने हिसाब से नई नई चीजों को, नई नई चीजों को रिलेटेड करके
बोल देने का पावर, तुरंत अपने आप को तैयार करना है किसी चीज के लिए, तो वो मतलब एक तरह से वो इंटरव्यू है ना, साक्षात्कार, इन सब तरीके से नापा जाता है। उसके बाद जाकर के जब बच्चा डेवलप करता है अपने आप को, तब उसमें इंटरव्यू की बात जो कर रहे हैं वहां पर क्या देखा जाता है सबसे ज्यादा मालूम है? वहां पे सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी मैटर करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपसे बहुत तरह का सवाल होगा जिससे वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है। ऐसे ऐसे सवाल ही पूछ देता है जिसका जवाब आपको बुक में नहीं मिलेगा, मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसको, अब हम बुकिश के हिसाब से बात करें, बुक के हिसाब से बात करें, मनुष्य के व्यक्तित्व को 4 हिस्सों में बांटा गया है। कोई दिक्कत नहीं, 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला क्या है? भावनात्मक, कि कोई भी इंसान जो होता है भावनाओं में बहने वाला होता है, ठीक है। अगर तुम उसके दिल के किसी ऐसे हिस्से को टच कर दो जो उसके बहुत नजदीक है, तो वो तुमसे अपनी बात शेयर करने लगेगा, करने लगता है। तुम उसके किसी दिल के ऐसे हिस्से को टच कर दो जो उसको तकलीफ पहुंचाएगा, तो तुमको देखना ही पसंद नहीं करेगा। एक बार अगर देख लेगा वो आ रहा है तो गेट खिड़की सब बंद करना है, चलो भागो, उसको अंदर नहीं आने देंगे, बहुत घटिया इंसान है, सीधे। मतलब वो तुमको टीज करता है, इसका मतलब तुमको परेशान किया है एक तरह से, तो तुम उसकी सोच से एक तरह से गुस्सा हो, है ना। तो एक ऐसा था जो तुम्हारे हार्ट टचिंग में आ गया, तुमको वो टच कर लिया इस तरीके से, है ना, कि कुछ भी बोलेगा तुमको लगेगा नहीं नहीं वो तुम्हारा भला ही बोल रहा है, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है, ऐसा फील होने लगे। एक ऐसा हुआ तुमको लगेगा ये कुछ भी करेगा मेरा भला तो नहीं करेगा, मेरे खिलाफ बोलेगा, एक ऐसा फीलिंग हो गया आपको, ठीक है। तो ये भावनात्मक हो गया चीज, ये दोनों अलग चीज नहीं है, भावना से जुड़ा हुआ है। आपकी भावना ऐसी हो गई, अगर मान के चलो सपोज, जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, हालांकि इसका यथार्थ रूप से यहाँ पे लाना मेरा कोई औचित्य नहीं था, लेकिन उदाहरण के लिए ला रहे हैं। जब हम फखरुद्दीन में बीएड में पढ़ा रहे थे, अपनी बात बता रहे हैं, एक दिन क्लास ले रहे थे और कोर्स और उसके बाद स्कोप के ऊपर था, विजन के ऊपर बात थी कि लोग कैसे गोल तक नहीं पहुंच पाते, अबाउट दैट एक डिस्कशन टॉपिक था, समझे ना। तो उसमें हमने एक उदाहरण लिया कि आज के डेट में जो इंजीनियर्स की हालत है, वाई दे आर जस्ट बिकम लूजर एंड लूजर, कैसे लूजर होते चले जा रहे हैं। बीटेक की डिग्री पड़ी हुई है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, बिकॉज बीटेक का एक क्रेज था, एक टाइम में क्रेज था, ये हम बता रहे थे। और उसका क्रेज कितना था वो बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, और आज कितना डाउनफॉल चला गया ये भी उसको कंपेयर किया हम एक इससे कि एक ऑटो ड्राइवर दिल्ली के अंदर में 15 से 20 हज़ार कमा लेता है, सेविंग के नाम पे 10,000 आराम से बचा लेता है, और वहीं पर एक इंजीनियर 10 से 15 हज़ार कमा लेता है और बचाने के नाम पे कुछ नहीं बचाता है, कई एक बार उसको कुछ भी नहीं बचता है, जितना लाया उतना खर्च होगा, कई बार ड्यूज में चला जाता है। ये हालत इंजीनियर की है। उसके पीछे का रीजन बताया, क्वालिटी नहीं है उनके अंदर, ठीक है। प्लस एक और एग्जांपल लिया कि आज के डेट में भी आईआईटी इंजीनियर्स हैं, 24 लाख 25 लाख 30 लाख उनकी पर एनम सैलरी है, आज के डेट में बनती है, तो वो भी वही इंजीनियर है। कैसे हो रहा है? बट क्वालिटी इंजीनियर है उनके अंदर, तो क्वांटिटी बहुत कम है उनकी। तो हम लोग क्या करें, इंजीनियर बनाने में तो लग गए, क्वांटिटी पूरा कर दिया, ढेर का ढेर इंजीनियर पैदा कर दिया, हर कॉलेज से निकल रहा है, बट क्वालिटी के नाम पे कुछ नहीं उनके अंदर। तो व्हाई दे आर जस्ट अचीविंग गुड? नो, दे आर नॉट गिविंग अ गुड रिस्पॉन्स देयर, तो अच्छा उनको नहीं मिल रहा है। ये हम सिंपली बोल रहे थे, जो उदाहरण तुम्हारे सामने रिपीट किया, यहाँ पे कुछ वर्ड में बोले, वहाँ बहुत एग्जाम्पल दे के बोले, ठीक है। एक बच्चा मेरे खिलाफ खड़ा हो गया और इतना बहस किया मेरे से क्लास में ही, हम पहले तो समझ ही नहीं पाए बहस क्यों कर रहा है वो, ठीक है। और बहस करने का इश्यू ये था कि वो बीटेक किए हुआ है, वो इंजीनियर ऑलरेडी है, अब वो बीएड करने आया है। तो कहीं ना कहीं मेरे पूरे डायलॉग में एक जगह ये बात बोल गए थे कि इसलिए लोग क्या करते हैं, एक कोर्स करके आए, दूसरे में स्विच कर रहे, फिर तीसरे में स्विच कर रहे, व्हाई दे आर डूइंग सो, क्यों कर रहे हैं ऐसा? फिर ये आप देखिए समझ में आपको आएगा। वहाँ लोग कह रहे हैं कि उसको अगर मैनेजर बनना था तो एमबीबीएस क्यों किया, तो सोचने वाली सवाल है। वहाँ पे फिल्म एंटरटेनमेंट था, लेकिन रियल लाइफ में कोई इसका वैल्यू नहीं है। तो वो लड़का इस बात को गुस्सा हो गया था। जब बाद में मालूम हुआ कि वो लड़का पहले से बीटेक किए हुआ है और अब वो बीएड कर रहा है, तो उसको समझाया कि बाबू सबसे पहले चीज़ ये है कि तुम्हारे ऊपर मेरा फोकस नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अगर तुम्हारे अंदर क्वांटिटी है, क्वालिटी है, नॉलेज है, सब कुछ है, तो तुम अपने आप को उसमें क्यों गिन रहे हो? तुम शौक से कर रहे होगे, नो इश्यू एट ऑल, हम तुम्हारे बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। और बहुत देर जब समझाया बाद में, तो बाद में वो लड़का समझो कि जितने बच्चे हैं सबसे ज़्यादा उसमें वो बच्चा कुछ भी हो सबसे पहले लाके हमसे पूछता था। तो लेकिन अगर वहाँ पे झिड़क देते, उठपटांग जवाब दे देते, तो मेरी पर्सनैलिटी को अपने हिसाब से जज कर रहा था वहाँ पे, और उसको ये लग रहा था कि मेरे नज़र में इंजीनियर की पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है।
जबकि ऐसा मेरा कहने का अर्थ ही नहीं था। मेरा कहने का अर्थ था कि आप कुछ भी करो तो उसका जो सही पैमाना है, सही पैरामीटर है ना, उसके अकॉर्डिंग करो, उसका एक स्टैंडर्ड है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई है, आज भी सबसे अच्छी पढ़ाई है, लेकिन तरीका है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो ना। इंजीनियर कोई चीज़ को डेवलप करता है, आप सिर्फ नाम के लिए पढ़ रहे हैं किसी तरह कमाने के लायक, तो क्या होगा, वैल्यू कहाँ से मिलेगा, है ना। तो वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन है वो हमारे बीच से चली गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जजमेंट करना। तो क्या होता है कि भावनात्मक रूप से एक चीज़ हम जजमेंट करते हैं व्यक्तित्व को। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बड़े बड़े कंपटीशन के अंदर जो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन सवाल दिखने में गुस्से जैसा लग रहा है, उसके पीछे का वजन बहुत हल्का होता है। बहुत ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे यूपीएससी बीपीएससी के अंदर ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर सामने वाला ठीक से नहीं समझेगा तो शायद वो उल्टा पुल्टा बोल देगा। ठीक है, कई ऐसे उदाहरण यूट्यूब पे आप देखते होंगे, है ना। तो उन सबको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वो सारे सवाल की कैटेगरी भावनात्मक में चली जाएगी। तो एक जगह आपको एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते आपकी भावना देखना जरूरी है कि आप कितने इमोशनल है। ऐसा तो नहीं कि तुरंत इमोशनल हो जाए, चलो फिट एंड साइड देखो गोली छोड़ा दो, ऐसा ऑर्डर तो आप पास नहीं कर देंगे। इसलिए आपकी भावना को जज करना जरूरी है, इसलिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा होता है सक्रियता। दूसरा होता है सक्रियता कि आप भावनात्मक कितने हैं वो तो जान गए हम। दूसरा सक्रिय कितने हैं, तुरंत में आपका माइंड कुछ जवाब तय कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसकी जज करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा होता है आपके पेशेंस, चलो ठीक है हो गई गलती, नहीं होना चाहिए था, है ना, लेकिन अब गलती तो हो चुकी है ना, अब तो इसका हल खोजना है। किसी से क्या गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, तब तो गलती और होती जाएगी। उस गलती को होने के बाद अब गलती को सुधारने की प्रक्रिया पे भी ध्यान देना है। तो पेशेंस भी आपका ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं चलो हो गया। अगर एक डॉक्टर पेशेंस नहीं रखेगा तो डॉक्टर पागल हो जाएगा। एम्स वगैरह में जाके देखो, इतनी भीड़ है कि हम एक बार अपनी सिस्टर को लेके गए, हालांकि कोई सीरियस मैटर नहीं था, सिर्फ हाई फीवर उसको आ गया था। हम दिल्ली में थे, दिल्ली में, तो हम एम्स में गए वहाँ। तो वहाँ पर जब भैया के साथ गए, मेरी सिस्टर थी छोटी वाली, तो हम तो चले गए आराम से, मेरे भैया का पहचान था तो आसानी से हम लोग को टाइम नहीं लगा। लेकिन कुछ लोग को देखा कि तुरंत में ऐसे ऐसा केस आ रहा था, करीब आधे घंटे में इतना टेम्परामेंट मेरा काम नहीं कर रहा था कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसा सा पेशेंट आ रहा था। लेट नाइट 12 और 1 के बीच की बात हम बता रहे हैं, रात के 12-1 बजे इतने ज़्यादा आधे घंटे में इतने सीरियस पेशेंट आ रहे थे। तो डॉक्टर को सबको देखना है। अब डॉक्टर मतलब पागल हो जाएगा तुरंत में मरीज को देख कर, पेशेंट को देख के, तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखे। कितना भी क्रिटिकल पोजीशन है उसको इलाज सबका करना है। तो जब तक वो क्रिटिकल नहीं हो तभी तक वो इलाज करेगा। अगर वो खुद ही क्रिटिकल हो जाएगा तो आई थिंक वो इलाज सही सही नहीं कर पाएगा। इसलिए डॉक्टर को पेशेंसफुल होना ज़रूरी है ना। और ऐसा किसी भी सीनियर ऑफिसर को जो जो एक सोसाइटी के अंदर रहता हो, जैसे आईपीएस ऑफिसर है, एसपी है, डीएसपी है, सब कहाँ रहेगा, सोसाइटी में रहेगा। ठीक है ना। तो सोसाइटी के अंदर अगर वो है और किसी में अनफन फैसला लेने की कैपेसिटी अगर वो डेवलप नहीं करेगा किसी भी जगह पर, तब तो बहुत गड़बड़ होगा। इसलिए उसको पेशेंस के साथ फैसला लेने की कैपेसिटी अपने डेवलप करनी पड़ेगी। और सबसे आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्वैच्छिकता, मतलब अपनी मर्जी से कोई काम करे। तुम्हारी बात सुन करके, किसी की बात सुन करके सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंस में ऑलरेडी वो चीज़ आ गया। जब हम 4 चीज़ बोल रहे हैं भावनात्मक, ठीक है, अभी उदाहरण दे डॉक्टर त्यागराजन का, हमने नाम सुना होगा, हुई डॉक्टर त्यागराजन, दरभंगा के डीएम है डॉक्टर त्यागराजन एसएम। ठीक है ना, आवाज जा रही है ना। उस बंदे को तुम देखो गौर से, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है। जैसे एक क्वालिटी उसके अंदर ये भी है, ह्यूमैनिटी को प्रेफरेंस देता है वो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चा मर गया और उसका बाप पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा जुगाड़ करके 1,20,000 देना था, नहीं दे पा रहा था। तो वो इंटरफेयर किया बीच में जाकर के, उसने कहा जब ये बच्चा ही मर गया है, इस गरीब से तुम पैसा क्यों लोगे। उसने पैसा नहीं लेने दिया, उसको साथ खड़ा हो गया। इसको बोलेंगे भावनात्मक है। भावना से सोच के देखा उसको। एक बाप की फीलिंग को, मुर्दा बच्चा पड़ा हुआ है, 1,20,000 उसको कहीं से भी लाना है, उसकी कैपेसिटी नहीं है 2 वक्त खाना खाने की, कहाँ से लाएगा वो। तो कुछ भी वो कर सकता है उस टाइम में, क्रिमिनल ऑफेंस तक कर सकता है वो। तो उस वक्त उसको रोकने के लिए
किसी का सामने आना जरूरी है, तो उस वक्त देखा उसको, सक्रियता की बात करोगी। जब सेकेंड वेव आया, डॉक्टर एस.एम. राजन को देखा, वो पूरे में मूव किया और ऑक्सीजन को प्लांटेड करने की कोशिश तूने की, और दरभंगा वो एरिया बना बिहार के अंदर में जहां सबसे कम रेशियो कोविड का मिला हमेशा। ये उसमें बहुत बड़ा रोल डॉक्टर त्यागराजन का है, डीएम जो दरभंगा के हैं उनका। ऐसा नहीं कि अकेला वही जिम्मेदार है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उनको इसका श्रेय जाता है। उसने अपनी एक्टिविटी से सक्रिय रूप से अपने आप को रखा, सारी काम किया। अभी तक वो इसमें जुड़े हुए हैं, पंचायत स्तर पर सबसे मिलजुल करके सबसे, कि कहाँ पे क्या किस तरह का कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, हमारी कहाँ सपोर्ट है, बोलिए हम क्या करें, आप क्या करेंगे। एक अवार्ड दे